Okay, today's topic from endocrine system एंड एंडोक्राइन से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और हम एंडोक्राइन सिस्टम को एज इट इज छोड़ के भी जाते हैं क्योंकि एंडोक्राइन इजीली समझ में भी नहीं आता है इसलिए ओके तो एंडोक्राइन सिस्टम में से हम पर्टिकुलरली हार्मोन वाइज चलेंगे कि एक एक हार्मोन को हमने लिया उससे किस तरीके से डिजीज डेवलप होती है and उस डिजीज में से किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रोलैक्टिन हार्मोन फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रोलैक्टिन हार्मोन अब अपना चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप साइमल्टेनियसली अपने आंसर अपने चैट बॉक्स में डालते रहिए ओके प्रोलैक्टिन हार्मोन produced by produced by answer please prolactin hormone is produced by no Divya Gupta please recall your final year yes Dr. Shalini it's anterior pituitary next question नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है मींस ग्रुप ऑफ सेल्स होती है व्हिच ग्रुप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस द प्रोलैक्टिन हार्मोन group of cells produce the prolactin hormones. It's secreted by the lactotroph cells. Lacto lactotroph cells. अब जैसे कि मैं हमेशा क्लासेस में बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका लैक्टोट्रोफ सेल्स सिक्रीट्स द प्रोलैक्टिन हार्मोन तो इसके ऊपर आपको स्टार लगाना है ओके क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ये बच्चे को भी पता है बट हमारे को पता होना चाहिए लैक्टोट्रोफ सेल्स सिक्रीट्स द प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन नॉर्मल लेवल भी पता होना चाहिए नॉर्मल लेवल इज 5 to 25 माइक्रोग्राम पर लीटर माइक्रोग्राम पर लीटर ये क्वेश्चन बनता है हमारा फिजियोलॉजी से ओके फंक्शंस अगर फंक्शंस पता होंगे तभी तो हम बना इसकी डिजीज एंड पैथोजेनेसिस को जान पाएंगे ओके फर्स्ट फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन इज इंड्यूस्ड एंड मेंटेन induces and maintain induces and maintain the lactations okay second it inhibits the menstruations okay by and third function of the prolactin hormone एक्चुअली में ये कैसे होता है इट इनहिबिट्स द मेंस्ट्रुएशन बाय यू नो कि एस्ट्रोजन्स जब हम हमारी गायनिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको मैं एस्ट्रोजन्स के हर लेवल पे हर बॉडी पार्ट पे किस तरीके से वर्क रहता है वो मैं आपका फंक्शंस बताऊंगा बट अभी इतना सा जान लीजिए एस्ट्रोजन्स पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको लैक्टोट्रोफ सेल्स को पॉजिटिव फीडबैक ओके पॉजिटिव फीडबैक देता है लैक्टोट्रोफ सेल्स को मींस इंक्रीज द प्रोलैक्टिन हार्मोन और जैसे जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इनहिबिट the menses it inhibits the menses that's why decreases in absence the menstruations it also inhibits the gonadosteroidogenesis mainly testosterone in the testosterone okay अब ये तो मेन मोटे मोटे तौर पे हमारे को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन
But if increase the prolactin hormone known as a hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia. What is hyperprolactinemia and what are the etiological factors? तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए etiology. ओके, etiology में सबसे पहला आता है ड्रग. Which drug causes the hyperprolactinemia? वैसे तो हमारे को पूछा नहीं जाता. मेन these drugs are the dopaminergic inhibitors, जिसके अंदर टिपिकल एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स आती हैं, मेटाक्लोप्रामाइड ड्रग्स आती हैं. इसका मेन रीजन क्या रहता है? डोपामिन इनहिबिटर्स ड्रग्स जो रहती हैं, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस एंड ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है. ओके, अब एक्चुअली में जो हमारा डोपामीन रहेगा, तो डोपामीन इनहिबिटरी से क्या होने लगेगा कि जस्ट होल्ड अ सेकेंड. एंड यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से ही प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होने लगेंगे. प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होने लगेंगे. ओके, सेकंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे को स्टार लगा के रखना है, बिकॉज मेन etiological factor is this, it is a pituitary adenoma. Pituitary adenoma mainly मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पिट्यूटरी एडिनोमा अगर दे रखा है तो वो आपको पता होना चाहिए, प्रोलैक्टिनोमा. प्रोलैक्टिनोमा, तो इसको रेड बॉक्स में डाल के स्टार लगा लीजिएगा. प्रोलैक्टिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पिट्यूटरी एडिनोमा causing the hyperprolactinoma, hyperprolactinemia. ओके, अब प्रोलैक्टिनोमा भी दो तरीके के होते हैं. दो तरीके से कैसे? प्रोलैक्टिनोमा मींस दी साइज मैटर करती है प्रोलैक्टिनोमा में. अगर साइज हमारी लेस देन एंड इक्वल टू 10 mm है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा. एंड इफ द साइज इज ग्रेटर देन 10 mm then it is known as a macroadenoma. मोस्ट कॉमन कौन सा रहता है, माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा या, अब अगर ऑप्शंस दे रखे हैं प्रोलैक्टिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप है तो अब आंसर टिक कर दिया, बट वहां पे ऑप्शंस दे रखा है माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा या मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा, तब उसने क्या किया है, कंफ्यूजन क्रिएट किया है. ओके, तो इन दोनों में से मोस्ट कॉमन रहता है माइक्रो. 90% आर दी माइक्रो. तो हमारे को पता होना चाहिए कि माइक्रो इज दी मोस्ट कॉमन टाइप. ओके, एंड 10% आर दी मैक्रो. 10% आर दी मैक्रो. ओके, who is Vivo 1906? Please rename yourself. Okay, then we continue our session. Clinical features. Clinical features of hyperprolactinemia. First means the most common clinical features of the prolactinoma, hyperprolactinoma is the galactoria. कई सारे सिम्टम्स दे रखे होंगे बट हमारे को सारे सिम्टम्स में तो पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कौन सा है. Is the most common. Other than this, second
Second is the amenorrhea. Amenorrhea. Then third is the loss of the libido. Loss of libido. Okay. Then continue. Loss of libido. Fourth symptom is infertility. Infertility. Fifth symptom is the bitemporal hemiopia. मीन्स ये प्रेशर सिम्टम की वजह से डेवलप होता है, अभी समझा देता हूँ, पहले लिख लीजिए। बाइटेम्पोरल हेमिओपिया क्यों डेवलप होता है ये आपको पता है। दिस इज सेला टर्सिका एंड सेला टर्सिका में क्या है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। एंड सेला टर्सिका के जस्ट अबाउट यहाँ पे क्या रहता है हमारा, ऑप्टिक कायस्मा। ऑप्टिक कायस्मा। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज होगी तो नीचे की तरफ तो क्या है, ये बोन है, तो वो किस तरफ डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होने लगेगी इस तरीके से। तो ये जो ग्रोथ डेवलप होगी इसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होने लगेगा, प्रेशर सिम्टम डेवलप होने लगेगा। ओके। तो इस प्रेशर सिम्टम्स की वजह से ही बायलेटरल हेमियोपिया मींस दी ये क्या कहलाएंगे, कंप्रेसिव सिम्टम्स कहलाएंगे। बायलेटरल हेमियोपिया डेवलप होगा इस तरीके से। ओके। और कंप्रेसिव सिम्टम्स पूछा जाता है कि विच इज द कंप्रेसिव सिम्टम्स ऑफ द हाइपरप्रोलेक्टिनियमा, आंसर इज द बाइटेम्पोरल हेमियोपिया, इट इज नोन एज ए कंप्रेसिव सिम्टम्स। कंप्रेसिव सिम्टम्स। अब एक चीज का आंसर कीजिए, विच टाइप ऑफ द प्रोलेक्टिनोमा causing the compressive symptoms, it is macro or micro, please chat box में आंसर डालिए। macro or micro, more common is causing the, जो चीज छोटी है वो तो डेफिनेटली प्रेशर सिम्टम नहीं डेवलप करेगी ना। मैक्रो के लिए मैंने क्या बताया था, वेरी गुड, मैक्रो के लिए मैंने क्या बताया था, साइज इज ग्रेटर देन 10 mm। इसमें मैंने क्या बोला था, लेस देन एंड इक्वल टू 10 mm। मींस जो चीज बड़ी होगी वही तो प्रेशर सिम्टम्स डेवलप करेगी। एनी कंफ्यूजन, यस और नो? प्रेशर सिम्टम्स कौन डेवलप करती है, इट इज मैक्रो। कोई कंफ्यूजन? नो? ओके, गुड। देन अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर आपने सारी चीजें समझ ली हैं तो एक क्वेश्चन लिखिए, पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा रेफर्स टू साइज ऑफ ट्यूमर। ये एम्स का क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस लिखिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए is 1 centimeter, option B is 10 centimeter, option C is 0.1 centimeter, and D it is 10 meter. Answer please.
Other student, please answer. Other student, please answer. No? Okay. Answer is A. Good. Last option is 10 meter. 10 meter. 10 meter पॉसिबल नहीं है. आंसर इज 1 सेंटीमीटर. बिकॉज मैंने क्या बोला था, मैक्रो किसको रेफर किया जाता है, जस्ट अभी लिखा था 10 एंड ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर. मीटर होने का कोई चांस क्यों नहीं बनता है, क्योंकि साइज ही नहीं है हमारे ब्रेन की. ओके, तो थोड़ा सा हमारे को दिमाग रखना पड़ेगा कि इतना बड़ा ट्यूमर तो डेवलप हो ही नहीं सकता. ओके, तो ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या होता है हमारा, 10 मिलीमीटर होता है. तो 1 सेंटीमीटर हमारे को आंसर देखना चाहिए. तो 1 सेंटीमीटर आंसर इज ऑप्शन ए. तो आंसर इज ए. कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? यस और नो? गुड. आई थिंक हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन कंप्लीट हुआ है. अब हम नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं. दिस इज ग्रोथ हार्मोन. दिस इज ग्रोथ हार्मोन. इसी तरीके से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरीके से हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा. ओके. ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय growth hormone is produced by, please answer. Answer is anterior pituitary. Which group of cells, which group of cells produce the growth hormone? Which group of cells? एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है हमारा फिजियोलॉजी से एंड एनाटॉमी से कि मोस्ट, इसी के साथ में बता रहा हूं, मोस्ट abundant cells in the pituitary. और ये भी बता देता हूँ, मोस्ट एब्यूटेंट सेल्स ही ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती हैं. और आंसर इज दोनों का ही आंसर, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में विच सेल्स सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन और मोस्ट एब्यूटेंट सेल्स इन द पिट्यूटरी, आंसर इज सेम, इट इज सोमेटोट्रोप सेल्स. सोमेटोट्रोप सेल्स. कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए. इतना बेसिक से लेके आपको क्वेश्चन सारे के सारे बता रहा हूं. ओके, देन नेक्स्ट. what are the condition, what are the physiological condition in which increase the growth hormone? These are three conditions, like physiological condition, physio, physiological conditions like exercise, exercise. Second, fasting. Second, fasting. Third is sleep. Third is sleep. आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्सरसाइज भी हम करते हैं सबके सब, फास्टिंग भी हम सबके सब ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं, एंड स्लीप तो डेफिनेटली अभी भी हमारी क्लास में भी कई जने सो रहे होंगे, तो स्लीप भी हमारी अच्छी खासी है. तो हमारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाना चाहिए एंड उसके बाद में अच्छी खासी नींद लेने के बाद में हम टॉल एंड टॉल हो जाने चाहिए. बट ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए, एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करना. एक्चुअली में ये क्यों पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इसके एक्शंस में ही इसका आंसर है. ग्रोथ हार्मोन हमारी पेरिफेरी
टिश्यू पे वर्क करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। तो ये कैसे वर्क करता है? ग्रोथ हार्मोन इज टेकन अप बाय द लिवर, taken up by the liver, known as a somatomedin C cells. Medin C cells, and these cells produces the insulin like growth factors 1, IGF-1, and this IGF-1 work upon the bones and soft tissue. तो कितना भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो डायरेक्टली ये वर्क कभी नहीं करता बोन एंड टिश्यूज पे कि हाँ जैसे ही हम सोए किए और ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हुआ एंड बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज भी proliferate करने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। बिकॉज पहले हमारा लीवर इनको सोमेटोमेडिन सीज क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, देन प्रोड्यूस करेगा जितना रिक्वायरमेंट रहेगा IGF-1 को, देन IGF-1 अल्टीमेटली वर्क करता है हमारे बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज पे। दैट्स व्हाई in physiological conditions we did not increases and increases our height. Okay, okay. अब मान लीजिए हाइपर कोई चीज हो रही है, हम डिजीज कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन। अब इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन कब हो रहा है? दो कंडीशंस है, एपिफाइजियल एपिफाइजियल फ्यूजन, एपिफाइजियल फ्यूजन से बिफोर इंक्रीज हो रहा है तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? गिगेंटिज्म्स, गिगेंटिज्म्स। एंड एपिफाइजियल फ्यूजन्स के आफ्टर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो नोन एज ए एक्रोमेगाली। दोनों वर्ड आप सुने हुए हैं बट याद होने चाहिए कि ये बिफोर अगर इंक्रीज हो रहा है नोन एज ए जिगेंटिज्म एंड आफ्टर में है तो एक्रोमेगाली। ओके, तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? ओके, तो एक पिक्चर आपको माइंड में रखनी है, दिस इज नॉन एज ए खली। खली को आपने सबने देखा है रेसलिंग के अंदर, WWE के अंदर, इंडियन रेसलर। तो वो कैसा दिखता है? इट इज टॉल स्ट्रक्चर, लार्ज डिजिट, लार्ज डिजिट्स। एक वर्ड बोला जाता है प्रोग्नेंथिज्म्स। प्रोग्नेंथिज्म मींस द प्रोट्रूडेड जॉ, protrusion of the jaw. Okay, then OSA, obstructive sleep apnea, then cardiomegaly, and diabetes mellitus because of the insulin resistance. And patient tall large digit prognathism से मरेगा क्या? नहीं। Patients die due to these conditions: obstructive sleep apnea, cardiomegaly, and diabetes mellitus. Okay, and रेड लाइन में लिखिए एंड प्लीज आंसर, मेंटल रिटार्डेशन हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो इन केस ऑफ दी these cases? mental mental retardation प्रेजेंट मिलेगा या नहीं? नो। बिग नो के लिए मैंने क्या बोला है? तो मैंने क्या बोला था शुरू में ही, आपको वर्ड क्या याद रखना है? खली। खली अगर मेंटली रिटार्डेड होता तो वो क्या WWE में खेलता? डेफिनेटली नहीं खेल पाता। तो वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है। ओके, तो मेंटल रिटार्डेशन नहीं मिलता है, इट इज नॉट ए सिम्टम्स। और मैं इस तरीके से जो चीज लिखता हूँ इसका मतलब ऑल एक्सेप्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक्सेप्ट में यही होगा कि क्या आपको मेंटल रिटार्डेशन ऑप्शन दिखेगा और उसी को आपको टिक करने का है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? तब हम आप
के इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ द इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। तो हम इसके अंदर इजी है कि हम ग्रोथ हार्मोन ऐसे करवा के देख लें, हमारे को पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीज है। यस और नो? नो, क्योंकि मैंने डायरेक्टली अभी समझाया था कि अल्टीमेटली सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन्स पे किस कौन काम करता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो IGF-1 ऐसे इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको रेड लाइन में लिखिए, इट इज द बेस्ट, सॉरी, स्क्रीनिंग टेस्ट। इट इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हर बार लोग क्या आंसर करके आएंगे? ग्रोथ हार्मोन ऐसे, बट इट इज रॉन्ग। आंसर ये जाएगा। ये क्यों? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन का एक तो मैंने बता दिया कि ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता है। सेकंड थिंग कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो 24 आवर्स के अंदर, 0 to 24 आवर्स के अंदर टोटली टाइम पे वो क्या होता रहता है? अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। मीन्स कि कभी भी फिक्स नहीं रहता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज। दैट्स व्हाई वी प्रेफर IGF-1 assay for the screening patient। ओके, अब आता है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट। ये तो हुआ कौन सा टेस्ट नहीं कराना चाहिए, कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है। एंड देन प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली, क्योंकि हमारी क्लास 10 मिनट्स में ओवर हो जाएंगी। तो प्लीज रीजॉइन अगेन विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो मैं बता रहा था कि कंफर्मेटरी टेस्ट, विच इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। Confirmatory test, and confirmatory test known as a growth hormone suppression test। ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट। ओके, ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट है क्या चीज? देखिए क्या होता है, आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्लूकोज। ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो एक बार में सारी चीजें समझ आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है, ग्रोथ हार्मोन जैसे जैसे इंक्रीज होगा ग्लूकोज लेवल कम होगा, या अपोजिट बोलूं तो कि ग्लूकोज लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे। अगर 75 ग्लूकोज देने के बाद में अगर नॉर्मल पेशेंट रहेगा, तो उसका ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज या डिक्रीज? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए। इफ अ पेशेंट इज नॉर्मल आफ्टर गिविंग 75 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज, what's the condition, yeah, what's the level of the growth hormone? It's maybe increased, decrease or unchanged, because ये चीजें डिक्रीज, वेरी गुड फरजाना, दिस इज डिक्रीज, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था। वेरी गुड सोनू, लिखिता मैंने कहा, वेरी गुड। बट इफ अ केस विथ द एक्रोमीगेली, व्हाट इज द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन बिकम अनचेंज्ड, बिकम अनचेंज्ड। कितना भी ग्लूकोज दे दो, यहाँ पे जितना लेवल रहेगा ग्रोथ हार्मोन का वो डेफिनेटली हाई ही रहेगा। ओके, तो इट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। ये बाय नेम से पूछा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। आपको इतना ही याद रखना है, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ये कैसे करते हैं। ओके, एंड लास्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या रहता है? सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हील पैड thickness test is useful for? Heel pad thickness test is useful for acromegaly। ओके, बट ये होता क्या है एक्चुअल में? क्या कराते हैं हम? लेटरल व्यू एक्सरे कराते हैं ऑफ द फुट, एक्सरे ऑफ द फुट।
उसके अंदर हमारे क्या चीज होती है कि अगर नॉर्मल पेशेंट है हमारा, तो उसका फुट एक्स अराउंड ऐसे दिखेगा हमारे को, ओके। बट अगर एक्रोमेगेली का पेशेंट है, तो वहां पे सॉफ्ट टिश्यू पॉलिफरेशन मिलेगा हमारे को। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा आईजीएफ क्या काम करता है, दो चीजें, दो जगह पे काम करता है, एक बोन पे काम करेगा और एक हमारा सॉफ्ट टिश्यूज पे काम करेगा। तो सॉफ्ट टिश्यूज पे पॉलिफरेशन करेगा, सॉफ्ट टिश्यू पॉलिफरेशन से क्या होगा, लेट्स सी। तो ये सॉफ्ट टिश्यू पे पॉलिफरेशन की वजह से ये जो बोन है, ये बीच वाली बोन है, ओके। तो ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, बट यहाँ पे हील पैड थिकनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इन अ पेशेंट विद द एक्रोमेगाली, दिस हील पैड थिकनेस इज इंक्रीज्ड, showing the patient with the acromegaly, okay। it's showing the कि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू पॉलिफरेशन हो रहा है। बट इतनी सारी चीजें पता हो या नहीं हो, सीधा पता होना चाहिए हील पैड थिकनेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, याद रहेगा, होप सो याद रहना चाहिए आपको, ओके। सर्जरी क्या करेंगे, या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहनी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज दी TSR। TSR मींस दी ट्रांसस्फेनोइडल रिसेक्शंस, ट्रांसस्फेनोइडल रिसेक्शंस, ओके। ये सर्जरी का क्वेश्चन है आपका, ओके। पेशेंट विद एक्रोमेगाली क्या, ट्रीटमेंट ऑफ TOC, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ओके। क्या रहना चाहिए, TSR, ट्रांस स्फिनोइडल रिसेक्शंस, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ओके। देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, TOC, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, and treatment of choice is the transsphenoidal resections, TSR, transsphenoidal resections, okay। then next, अब नेक्स्ट हार्मोन ले रहे हैं ADH, ADH का दूसरा नाम प्लीज, सेकंड नेम, या known as a, known as a antidiuretic hormone, known as a, and produced by vasopressin, very good Divya and Swati and Menika, very good. Posterior pituitary, very good. Posterior pituitary, ओके। किस तरीके से वर्क रहता है, देखिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन डेवलप हो रहा है, तो इट रिलीजेस ADH, ओके। एंड ADH वर्क अपॉन द कलेक्टिंग डक्ट्स, एंड कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करके क्या करेगी, इंक्रीज दी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ओके। बट मान लीजिए कि क्या हो गया है, यहाँ पे इधर इनकी डेफिशिएंसी, इधर ADH डेफिशिएंसी, और कलेक्टिंग डक्ट्स पे क्या हो जाए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाए। इन दो कंडीशंस की वजह से क्या डेवलप होने लगेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या डेवलप होने लगेगा, पॉली यूरिया, डिक्रीज द यूरिनरी ऑस्मोलरिटी एंड इंक्रीज द सीरम ऑस्मोलरिटी। ये चीजें मैंने वैसे तो कई बार समझाया है। एंड दीज थ्री कंडीशंस नोन एज ए, प्लीज प्लीज आंसर दिस, क्योंकि ये चीज मैंने क्लास में समझाई थी जब मैंने किडनी एक्सप्लेन किया था। दीज थ्री कंडीशंस, दीज थ्री अगर साइंस दिख रहे हैं, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, डिजीज कंडीशन नोन एज ए, very good Shalini, it is known as a diabetes insipidus, it is known as a diabetes insipidus। diabetes insipidus में मैंने बताया था पॉलीयूरिया, डिक्रीज यूरिनरी ऑस्मोलरिटी एंड इंक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी।
एंड इसको डायग्नोस्ट करने के लिए मैंने कौन सा टेस्ट बताया था फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस? How to differentiate the causes of the diabetes insipidus? Water deprivation test. ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एडीएच की। एडीएच को मैंने बताया भी था कि मैं जब एंडोक्राइन कराऊंगा तो एडीएच को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो एडीएच के लिए बॉडी में दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, नोन एज ए वी1 रिसेप्टर एंड वी2 रिसेप्टर। वी2 receptors. V1 receptor present on the blood vessel. पहले बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स पे क्या करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस एंड स्मूथ मसल्स में भी इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप करेगा। ओके, ओके, V2 रिसेप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट। V2 रिसेप्टर क्यों होता है, क्योंकि